कक्षा 10 हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत है आज हम पढ़ेंगे। तो प्रथम पाठ चलिए देखते हैं। वाराणसी नगरी के बारे में दिया है, वाराणसी के विशेषताओं को बताया गया है। वाराणसी नगरी के जो भी यहाँ पर जैसे प्राकृतिक सुंदरताओं को भी देख सकते हैं आप, या वाराणसी नगरी क्यों प्रसिद्ध हुआ, ये सारी बातें आपको इस पाठ में जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पाठ वाराणसी नगरी। आदि अंत यानी शुरू और अंत का शब्द, ये तो आप काव्य में भी देखे हैं कैसे लिखा गया था, उसको हम बताए भी थे लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं वाराणसी शब्द लेकर डैश डैश दे करके आप नीचे का जो पैराग्राफ है यहाँ अध्ययनम प्रचलित दिया है ना, तो यहाँ आप अध्ययनम प्रचलित लिखकर पढ़ी पाई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, संदर्भ। इसमें प्रसंग नहीं लिखा जाता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, गलती से प्रसंग मत लिख दीजिएगा, इसमें सिर्फ संदर्भ लिखा जाता है। उसके बाद हिंदी में अनुवाद, न कि व्याख्या लिखेंगे आप। संस्कृत में हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल कर लिखा जाता है, या हिंदी अनुवाद बस लिख सकते हैं। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, यह गद्य है, ध्यान दीजिएगा। जब श्लोक आएगा तब वहाँ पद्यांश लिखेंगे। यह गद्य है, गद्य की बात की जा रही है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत से संकलित वाराणसी पाठ से अवतरित है। अर्थात चाहे लिया गया है लिख सकते हैं, चाहे अवतरित है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और ना ही इसमें रचयिता लिखेंगे, संस्कृत में न रचयिता लिखेंगे ना ही प्रसंग लिखेंगे। ये अंतर है आपके काव्य और इस संस्कृत श्लोक या गद्य में। तो फिर से एक बार और सुन लीजिए इसके संदर्भ को कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत से संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, चलिए हिंदी का अनुवाद देखा जाए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। प्राचीन मतलब पुरानी नगरी, सुविख्यात यानी भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। फिर आगे, यम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता कहा गया है। अब एक एक शब्दों का भी अर्थ देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत है ना। तो यहाँ कहा गया है कि वाराणसी में वाराणसी नगरी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, ये तो आप बता ही दिए हैं। और इयम का अर्थ होता है यह, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, सलील का अर्थ होता है जल, तरंगा अर्थात तरंग तो जानते ही हैं, लहर जिसको कहा जाता है, गंगा या दिया है यानी गंगा के, कूले कूले का अर्थ होता है किनारे, स्थिता तो माने स्थित जानते ही हैं। तो पूरे लाइन के अर्थ को देख लीजिए, इयम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। कूले यहाँ सप्तमी विभक्ति का है, में या पर, ठीक है ना। कारक तो जानते ही हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। वही आप जब कारक जानेंगे तभी विभक्तियों के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तन कर पाएंगे, बदल पाएंगे हिंदी में। फिर आगे देखिए, अस्या या क्या लिखा हुआ है, घट्टान, शायद एक मिनट, घट्टा नाम स्पष्ट नहीं हो रहा शब्द, घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, ठीक है। अब यहाँ देखिए अस्याह का क्या अर्थ होता है, यहाँ बताया गया है इसके, अस्याह का अर्थ होता है इसके, घट्टा नाम का अर्थ होता है घाटों की, वलयाकृति का अर्थ होता है गोलाकार, पंक्ति माने लाइन होता है, धवल का अर्थ धवलायाम दिया यानी कि धवल अर्थात सफ़ेद, चंद्रिकायाम यानी चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते का अर्थ होता है सुशोभित होती है। अब पूरे अर्थ को देख लीजिए,
कहा गया है कि इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहा गया है कि अगणिताः पर्यटकाः सुरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अगणिताः का अर्थ होता है असंख्य, जिसका कोई गणना न किया जा सके। पर्यटकाः का अर्थ होता है घूमने का स्थान कह सकते हैं, या जहाँ यात्री लोग दूर दूर जा कर के देशों का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। फिर सुदूरेभ्य का अर्थ होता है दूर दूर, देशेभ्य अर्थात देशों से। नित्य अत्र माने होता है यहाँ, नित्यम माने हमेशा, आयान्ति का अर्थ होता है आते हैं, और च माने और होता है, अस्त्याह माने इसके, घट्टा नाम अभी बताए हैं घाटों, घाट माने किनारा, शोभा अर्थात सुंदरता, देख कर, बिलोक माने देख कर, और इमा का अर्थ होता है इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करते हैं। अब पूरे अर्थ को देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ हो गया, अब हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। हाँ, इसमें कहा गया है कि वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गृहे गहे गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में, प्राचीन काला देव का अर्थ होता है प्राचीन काल से, गेहे गेहे अर्थात घर घर में, गेह माने घर होता है, गेहे गे यानी घर घर में यहाँ पर अभी बताया है ना, सप्तमी भक्ति का होता है में यहाँ पर चिन्ह, कारक चिन्ह। फिर विद्या या यानी विद्या का, दिव्यम यानी दिव्य, प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, और द्योतते माने होता है चमक रहा है। पूरे अर्थ को देख लीजिए। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। फिर अधुना अपि अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहति। इस समय, अधुना माने इस समय भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वांगधारा अर्थात संस्कृत वाणी, वांगधारा अर्थात वाणी की धारा, सततम माने होता निरंतर, प्रवहत यानी बहती है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। और च माने और, जानाम जानानाम ज्ञानम च वर्धयति, और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। जनानाम अर्थात मनुष्य, ज्ञानम च ज्ञान को बढ़ाती है, वर्धते माने बढ़ाती है। फिर आगे देखिए, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ कहा गया है, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्या मूर्धन्याः श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान, विद्वांस या विद्वान, साहित्य के अध्ययन, वैदिक साहित्य के अध्ययनों में, अध्ययनेन का अर्थ होता है, अध्ययने का अर्थ होता है अध्ययनों में, अध्ययन तो जानते हैं पढ़ना, अध्यापने, और इस समय यानी पढ़ना पढ़ाना एक तरह से कह सकते हैं। इस समय इदानी माने इस समय लगे हुए हैं, निरताः का अर्थ होता है लगे हुए हैं। पूरे अर्थ को देख लीजिए। और यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय भी लगे हुए हैं।
ठीक है। न केवलम भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल, न केवलम अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, अपितु यानी बल्कि, अपितु का अर्थ है बल्कि, वैदेशिका यानी विदेशी लोग भी गिरवाण वांग्याह का अर्थ होता है संस्कृत के अध्ययन, यानी विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से लोग भी यहाँ संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं। ठीक है। निःशुल्कम च विद्या गृह्णयन्ति, और बिना किसी शुल्क के, शुल्क माने पैसा, यानी कि कोई भी पैसा, या कह सकते हैं एडमिशन फीस, या जो मंथली फीस होता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क, जिसमें शुल्क न लिया जाए। तो यहाँ कहा गया कि बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। विदेशी लोग जब आते हैं या कोई भी जाते, वहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए कोई शुल्क नहीं देता। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ कहा गया है कि यहाँ अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीनों, त्रय माने तीनों विश्वविद्यालय हैं, सन्ति माने हैं। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। येषु का अर्थ होता है जिनमें, नवीनाम अर्थात नवीन यानी नए, और प्राचीन अर्थात पुराने, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाम यानी ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित यानी अध्ययन चलता है। अब पूरे अर्थ को देख लीजिए शुरू से अंत तक, जितना पढ़ाया है तब अच्छे समझ में आ जाएगा। बस हिंदी का अनुवाद पूरे का देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इनके घाटों की शोभा देखकर अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, या इसकी प्रशंसा करते हैं। अगले पैराग्राफ का देख लीजिए। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक शब्दों का अर्थ बताए हैं, फिर व्याख्या, फिर पुनरावृत्ति भी कर दिए हैं, दोबारा भी बताए हैं। इसलिए आप अच्छे से इसके अर्थ को हिंदी अनुवाद को लिखेंगे। ठीक है, चलिए।